स्वागत है लोक स्वर पर आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सुरक्षा आयुक्त ने ट्रेन हादसे की शुरू की जांच। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ किया मामला दर्ज। लिंगेडी में बुलडोजर का विरोध। प्रभावितों के साथ कांग्रेस नेता पहुंचे कलेक्टोरेट। और छोटे उद्योग व्यापार को मिलेगा बड़ा प्लेटफॉर्म। कार्यशाला में सीखा डिजिटल मार्केटिंग। महत्वपूर्ण खबर के साथ खबरों को देते हैं विस्तार। बिलासपुर रेल हादसे के बाद अब जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। रेलवे सेफ्टी आयुक्त बी.के. मिश्रा गुरुवार सुबह से इस मामले की जांच की औपचारिक शुरुआत की। इसके लिए 6 और 7 नवंबर को कुल 19 रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों का जो है बयान के लिए तलब किया गया है। जांच की यह प्रक्रिया 2 दिन चलेगी, जिसमें हादसे से जुड़े हर पहलू की बारीकी से पड़ताल होगी। रेल हादसे की जांच अब रेलवे की सबसे उच्चतम स्तर की जांच संस्था कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के अधीन चल रही है। यह वही संस्था है जिसे अदालत जैसी वैधानिक शक्तियां प्राप्त है। रेल बोर्ड ने इसे हाई लेवल इंक्वायरी का दर्जा दिया है। सीआरएस बी.के. मिश्रा खुद कोलकाता से बिलासपुर पहुंचे हैं और गुरुवार सुबह से प्रत्यक्ष साक्ष्य, दस्तावेज और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। करीब 50 से अधिक गवाहों से पूछताछ की तैयारी है, जिसमें ट्रेन स्टाफ, स्टेशन कर्मचारी और सिग्नलिंग इंजीनियर शामिल है। बयान के लिए जिन 19 अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया गया है, उन सभी से लिखित और मौखिक बयान दर्ज किए जाएंगे ताकि हादसे की असली वजह का पता लगाया जा सके। सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार के मुताबिक हादसे के बाद राहत और रिस्टोरेशन का काम पूरी रात चलता रहा। सुबह 5 बजे तक ट्रैक और ओवरहेड फिटनेस पूरी तरह बहाल कर दिया गया। सिर्फ 24 घंटे के भीतर घायलों और मृतकों के परिजनों को 50,000 की तत्काल राहत राशि का भुगतान कर दिया गया। बाकी राशि चेक के जरिए दी जा रही है, जिसके लिए परिजनों से जरूरी दस्तावेज लिए जा चुके हैं। रेल प्रशासन का कहना है कि हर संभव सहायता और सुविधा दी जा रही है। वर्तमान में स्थिति ये है कि रिस्टोरेशन का कार्य जो है उसी दिन सुबह हर प्रकार से लाइट, हर प्रकार से जो ट्रैक का फिटनेस, ओएचई फिटनेस, सारा कुछ जो है सुबह 5 बजे तक सब चीज़ फिट करके सारा जो है जो नॉर्मल एक परिचालन होता है वो कर लिया गया था। और विद इन 24 आवर्स सभी को एक्सग्रेशिया पेमेंट जो प्रावधान था 50,000 का, वो भी पेमेंट कर दिया गया। अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है, हादसा आखिर हुआ कैसे? क्या यह सिग्नल फेल्योर का मामला था या ओवरशूट यानी ट्रेन के चालक की गलती का? अगर ओवरशूट या परिचालन त्रुटि पाई गई तो इसकी जिम्मेदारी चालक और सहायक चालक पर तय होगी। लेकिन अगर जांच में सिग्नल या सिस्टम फेल्योर साबित होता है तो जवाबदेही सीधे जोन के महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक तक पहुंचेगी। रेलवे के अधिकारी भी मान रहे हैं कि अगर ओवरशूट हुआ होगा तो चालक परिचालक गए, और अगर सिग्नल की तरफ से गड़बड़ी हुई तो ऊपर तक जवाबदेही तय होगी। रेलवे का जो सबसे उच्चतम स्तर का जो इंक्वायरी होता है, हाईएस्ट लेवल का, तो उस लेवल का इंक्वायरी कॉल किया गया है। यहाँ पे जो इंक्वायरी पूरी कमेटी है, खुद कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो है वो कोलकाता से आए हैं और उनको एक कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है। तो वो इसमें हर प्रकार से देखेंगे। सभी विभाग से अप्रिसिएशन रिपोर्ट को मंगाया गया है और साक्ष्यों का अवलोकन किया जाएगा। और सभी साक्ष्य आप जैसे देख रहे होंगे, करीब 50 विटनेसेस हैं, सबका डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन के बेसिस पे प्रथम दृष्टया वो कुछ एक रिपोर्ट आती है प्रिलिमिनरी, और इसी प्रकार से आगे जांच बढ़ रही है। फिलहाल मामला विचाराधीन है। रेलवे सेफ्टी आयुक्त की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि बिलासपुर हादसे की असली वजह क्या थी, मानवीय गलती या तकनीकी चूक। इस रिपोर्ट पर नजर सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि पूरा प्रदेश लगाए हुए है, क्योंकि यह जांच तय करेगी कि आगे सुरक्षा के क्या नए मानक लागू होंगे और आखिर इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार कौन होगा। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। इससे जुड़ी एक और खबर, बिलासपुर रेल हादसे में अब जांच और कार्यवाही दोनों तेज हो गई है। हादसे के 24 घंटे बाद पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला रेलवे की ओर से मिले मेमो पर आधारित है और इसमें अज्ञात के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
4 नवंबर की शाम बिलासपुर के लाल खदान इलाके में हुए भीषण रेल हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। मेमू लोकल ट्रेन ने खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें 11 यात्रियों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अब इस हादसे में जांच का दायरा और बढ़ गया है। तोरवा थाना पुलिस ने रेलवे से मिले मेमो के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। मामला अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है और इसमें रेलवे एक्ट की कई धाराएं लगाई गई है, जिसमें रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, संचालन में बाधा डालने और गंभीर लापरवाही जैसे अपराध शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक यह मामला रेलवे के ही अंदरूनी तकनीकी लापरवाही से जुड़ा हो सकता है। रेलवे सूत्रों के अनुसार हादसे की तकनीकी जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसमें सिग्नलिंग सिस्टम, ब्रेकिंग मैकेनिज्म और लाइन क्लियरेंस जैसी बातों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। इधर रेलवे प्रशासन ने स्टेशन अधीक्षक, कंट्रोल ऑफिस और तकनीकी स्टाफ से भी स्पष्टीकरण मांगा है। कल तोरवा थाना क्षेत्र के लाल खदान एरिया में एक रेलवे दुर्घटना हुई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी तथा 18 लोग घायल हुए थे। रेलवे के अधिकारी के द्वारा लिखित सूचना थाना तोरवा में दिए जाने के पश्चात तोरवा पुलिस के द्वारा रेलवे एक्ट तथा जीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। हालांकि हादसे में मेमू ट्रेन के चालक विद्यासागर की मौत हो चुकी है, इसलिए फिलहाल किसी को औपचारिक रूप से आरोपी नहीं बनाया गया है और पुलिस और रेलवे दोनों मिलकर यह पता लगाने में जुटे हैं कि गलती मशीन की थी, सिग्नल की, या फिर हादसा किसी इंसानी चूक से हुआ। अब सबकी निगाहें उस जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो यह बताएगी कि आखिर बिलासपुर रेल हादसे का असल दोषी कौन है। लोकस्वर के लिए अभिषेक पांडे के साथ भूपेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट। एक और महत्वपूर्ण खबर, बिलासपुर में मेमू ट्रेन हादसे के बाद यात्रियों में अब भी दहशत का माहौल बना हुआ है। इस बीच कोटनी सोनार और जयराम नगर स्टेशनों के बीच एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें दिखाई देने की घटना ने यात्रियों की चिंता फिर बढ़ा दी। दरअसल इस ट्रैक पर 2 मालगाड़ियां और एक यात्री ट्रेन एक ही लाइन पर नजर आई। यात्री ट्रेन के आगे और पीछे दोनों मालगाड़ी देखकर जो यात्रियों में है अफरा तफरी मच गई। वहीं इस पूरे मामले पर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये कोई गलती नहीं बल्कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम की सामान्य प्रक्रिया है। इस प्रणाली में हर 1 किलोमीटर पर सिग्नल लगाए जाते हैं। एक सिग्नल पार करने के बाद दूसरी ट्रेन उसी ट्रैक पर चल सकती है। अधिकारी ने सफाई में कहा कि मालगाड़ी और यात्री ट्रेनें एक ही ट्रैक पर निर्धारित दूरी बनाए रखकर चलती है। ये प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित है और इस रेलखंड में 2023 से ये लागू है। रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि वे इस तरह की जो भ्रामक खबरें हैं, अफवाहें हैं, उस पर ध्यान न दें। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से काम कर रही है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एससीसीआर के जयराम नगर और कोटनी सोना स्टेशन के बीच में एक ही ट्रैक पे 3 ट्रेन आई है। ये वीडियो गलत फैक्ट्स दिखा रहा है, ये तथ्यों से परे है। ये सेक्शन ऑटो सिग्नलिंग से लेस है। इस सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग 2023 में कमीशन की गई थी और तब से इसमें ऑटो सिग्नलिंग पे गाड़ी चल रही है। ऑटो सिग्नलिंग में हर किलोमीटर पे एक सिग्नल होता है और 2 सिग्नल के बीच में एक ट्रेन आ सकती है। तो एक पहले ट्रेन रहेगी, उसके बाद सिग्नल होता है और उसके बाद दूसरी ट्रेन आती है, उसके बाद सिग्नल होता है और उसके बाद तीसरी ट्रेन होती है। तो ये रेलवे की नॉर्मल वर्किंग है। इसमें एडिक्वेट प्रोटेक्शन रहता है ताकि कोई फेल्यूर ना हो। और ये अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये तथ्यों से परे है, लोग इस पे भरोसा ना रखें। लिंगेरी क्षेत्र के दुर्गानगर वार्ड क्रमांक 52 में नगर निगम की तोड़फोड़ कार्यवाही को लेकर निवासियों में जो है कड़ा विरोध जताया है। क्षेत्र के लोगों ने ज्ञापन सौंपते हुए नगर निगम द्वारा किए जा रहे 113 मकानों को तोड़ने की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि वे लगभग 50 सालों से यहां निवास कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिस भूमि पर वे बसे हैं उसे पहले ही सरकार ने आवासीय भूमि के रूप में स्वीकृति दी थी। वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दुर्गानगर की भूमि का पट्टा स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद नगर निगम ने 10 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से पट्टा प्रीमियम राशि स्वीकार की थी। बावजूद इसके अब नगर निगम अचानक इस क्षेत्र में तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहा है। पूरा जंगल तब से है, आज उनका कहते हैं वहाँ तोड़बो, आज अच्छा जगह बन गए तो आज सरकार की जरूरत पड़ गई है, तो हम गरीब आदमी कहाँ जाए।
कुएं खेले कूदे, पानी कुछ नहीं रही से, तब हम वहाँ जंगल में बसे रहे और नाला पानी झिरिया खान खान के भवन पानी पिया था। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ माह पूर्व भी इसी क्षेत्र में लगभग 150 मकानों और दुकानों को तोड़ दिया गया था, जिनका पुनर्निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। नागरिकों का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन बार बार अलग अलग परियोजनाओं के नाम पर गरीब परिवारों को उजाड़ने का प्रयास कर रहा है, जिससे क्षेत्र में असमंजस और अविश्वास का माहौल बन गया है। हम लोग अपना मकान हम लोग का मकान को तोड़ा जा रहा है। हमको अटल आवास नहीं चाहिए, हमको अपने जमीन में ही रहना है। हमारे बुजुर्ग 5 पीढ़ी खत्म हो गए, तो हम भी चाह रहे हैं हम वहीं पे रहें। कहाँ पे आप लोग रहते हैं? लिंगियाडी पुरानी बस्ती। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार कार्रवाई से गरीब परिवारों का सामाजिक और आर्थिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पहले की गई कार्रवाई के दौरान भी लोगों को कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे भय का वातावरण बना हुआ है। अब एक बार फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। 1982 में जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो वहां पे एक योजना चालू की गई थी कि जिन लोग जहां रहते हैं उनको एक आवासीय पट्टा दिया जाए, और 1982 में उनको आवासीय पट्टा दिया गया। 82 से लेकर आज 2025 इस बीच करीब 40-50 सालों में जो गरीब आवासहीन थे, उन्होंने अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाकर, रोजगार कर मेहनत कर अपने कच्चे मकान को पक्का बना लिया और वहां निवासरत हैं और लगातार वहां 40-50 सालों से रह रहे हैं। सरकार ने अभी 2019 में भी उनसे 10 रुपए स्क्वायर फीट की मांग की थी, जिसकी रसीद 113 लोगों के पास है, जिन्होंने रसीद में पैसा जमा किया। क्या मेहनत कर अपना पक्का मकान बनाना गुनाह है? नागरिकों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से इस मामले में निष्पक्ष जांच करने और तोड़फोड़ की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि गरीब परिवारों के आशियाने बार बार उजाड़ने से उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। इससे वह मानसिक रूप से स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। दुर्गानगर वार्ड के पार्षद, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, पार्षद लक्ष्मी साहू, प्रमोद नायक, अभय नारायण राय सहित अनेक लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। चर्चित CGPSC भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज कर दिया है, जिससे शासन को बड़ा झटका लगा है और चयनित निर्दोष अभ्यर्थियों DSP और डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि वर्ष 2021-22 में 171 पदों के लिए हुए इस भर्ती घोटाले में आरोप था कि राजनीतिक, रसूख और प्रशासनिक अधिकारियों के रिश्तेदारों को नियमों को ताक पर रखकर चयनित किया गया था। CBI की जांच में बड़े खुलासे हुए थे और जांच के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद घोटाले में शामिल नामों पर रोक लगाते हुए चयन प्रक्रिया को रोक दिया था। इस रोक के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों के नाम चार्जशीट में नहीं है, उन्हें नियुक्ति दी जाए। इस आदेश के खिलाफ शासन ने चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने शासन की यह अपील खारिज कर दी, जिससे पहले के सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा गया है। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव और मलय श्रीवास्तव ने पैरवी की। इस फैसले के बाद अब शासन के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता ही बचा है। रैंप योजना के तहत छोटे छोटे उद्योग और व्यापार को डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और मांग स्थल तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को एक कार्यशाला का आयोजन प्रार्थना सभागार में किया गया, जिसमें शामिल उद्योगपति, व्यापारी, स्व सहायता समूह की महिलाएं, पारंपरिक कारीगरों को बाजार की पहुंच और ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने प्रशिक्षण दिया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME महिला उद्यमियों, स्व सहायता समूहों और पारंपरिक कारीगरों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, उनके उत्पादों की बाजार पहुंच राष्ट्रीय स्तर तक विस्तार देने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्योग विभाग ने रैंप योजना के अंतर्गत जेम पोर्टल से संबंधित इस कार्यशाला का आयोजन प्रार्थना सभा कक्ष में किया। इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम महिला उद्यमियों, स्व सहायता समूह और पारंपरिक कारीगरों को डिजिटल साक्षरता, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और BDSP से जोड़ने की जानकारी दी गई। उनके उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पर जुड़ने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। राजधानी रायपुर से आए प्रशिक्षक ने बड़े से प्रोजेक्टर पर पूरी प्रक्रिया समझाया। जिले के सभी उद्यमियों और लाभार्थियों ने कार्यशाला में भाग लेकर महत्वपूर्ण जानकारी पाई।
जिला एवं उद्योग केंद्र द्वारा यह आयोजन छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अंतर्गत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लोक स्वर। सिम्स में 100 से अधिक सफाई कर्मियों के होने के बाद भी ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सिम्स की सफाई का ठेका किसी बुंदेला एंड कंपनी को दिया गया है। गंदे पानी की निकासी के चेंबर जगह जगह खुले हैं, जिससे चलते जो है वार्डों में बदबू फैल रही है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए पहली शर्त है कि अस्पताल में साफ सफाई हो, लेकिन सिम्स के ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जबकि इसी जगह पर खून पेशाब की जांच कराने के लिए मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई है। सिम्स अस्पताल में रोजाना बिलासपुर संभाग से सैकड़ों मरीज उपचार के लिए आते हैं। इस 700 बिस्तर वाले अस्पताल की साफ सफाई के लिए लाखों रुपए का ठेका होता है। 150 से भी ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल परिसर में संक्रमित कचरे का ढेर लगा हुआ है। सफाई का ठेका किसी बुंदेला एंड कंपनी को दिया गया है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य का खतरा बना हुआ है। पता चला है कि साफ सफाई के नाम पर यहाँ पेपर पर सारा खेल होता है, जिसके कारण अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस जगह कचरे का ढेर है, वहां गंदे पानी का चेंबर खुला है, उसमें किसी तरह का ढक्कन भी नहीं है। इससे तेज दुर्गंध उठ रही है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत बुधवार शाम बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने सिम्स और जिला अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और रेलवे प्रशासन पर लापरवाही की गंभीर आरोप लगाए। श्री महंत ने कहा कि हादसे की वजह सुरक्षा प्रणाली की नाकामी और सिग्नल फेलियर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रेलवे प्रशासन मालगाड़ियों को प्राथमिकता देता है, जबकि यात्रियों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। महंत ने केंद्र की कवच तकनीक पर सवाल उठाते हुए कहा, जब डबल इंजन की सरकार इंजन नहीं संभाल पा रही है तो डिब्बे के ऊपर डिब्बे चढ़ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ रेलवे नौकरी दे। महंत ने कहा कि कांग्रेस राजनीति नहीं बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रही है। मगर हादसे का जो जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। हादसे का जिम्मेदार वो है जो पूरी तरीके से सिग्नल नहीं दे पाया। हादसे का वजह ये है कि आप इस क्षेत्र में सबसे बड़ा रेलवे का जोनल ऑफिसर होने के बावजूद भी यहाँ की तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो उचित नहीं है। उनने कवच नाम का कोई ऐसा बनाया हुआ है सुरक्षा का, उसे भी वो लागू नहीं कर पा रहे। कलचुरी महोत्सव और गौरव गाथा का प्रदेश स्तरीय आयोजन रतनपुर महामाया मंदिर प्रांगण में 9 नवंबर को किया जाएगा। समाज के आग्रह पर आयोजन में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इसकी तैयारियां जोरों से चल रही। गुरुवार को इसका जायजा लेने कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनीश सिंह रतनपुर पहुंचे। अधिकारियों ने सभा स्थल पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। यहां मौजूद कलचुरी कलार महासंघ के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की रूपरेखा उनसे साझा किया। बताया कि इसमें पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में सजातीय लोग शामिल होंगे। इस आयोजन में कलचुरी समाज और इतिहास का गौरव यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। सामाजिक बंधुत्व बढ़ाने चर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। कलचुरी समाज की गौरव गाथा का जो हमारा पुराना कलचुरी इतिहास रहा है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके संबंध में छत्तीसगढ़ स्तरीय कलार महासंघ के तत्वाधान में हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने कलार महासंघ के अंदर में जो भी आते हैं, जायसवाल, डटसेरा, सिन्हा, ये सारे के सारे एकत्रित होकर इस महासंघ के बैनर तले इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हिंदू महीने में श्रेष्ठ माने जाने वाले अगन मास की शुरुआत गुरुवार से हो गई है। ये महीना मां लक्ष्मी के पूजन का माना जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं गृहिणियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लक्ष्मी का पूजन आराधना में जुट जाती हैं। घर आंगन में सुंदर रंगोली सजाकर धूप दिए से रोशन किया जाता है। महालक्ष्मी की आराधना का पर्व अगन मास गुरुवार से शुरू हो गया है। खास बात यह है कि अगन मास की शुरुआत गुरुवार को तो समापन भी इसी दिन होगा। इस महीने में 5 गुरुवार पड़ेंगे। घरों में इस दिन माताएं और गृहिणियां सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। 5 बजे तक द्वार, घर, आंगन में नए चावल के आटे से रंगोली बनाती हैं, जिसे अल्पना या रेहान भी कहते हैं। देवी पूजन और आराधना करने के बाद द्वार पर दिए सजाए जा रहे हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की घर में विशेष कृपा होती है।
खासकर इस पर्व के दौरान घर आंगन में साफ सफाई का विशेष महत्व है। इस दिन घरों में झाड़ू बुहारी नहीं की जाती। वैसे तो महालक्ष्मी देवी की 4 पहर आरती पूजा करने का विधान है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के श्री विग्रह को गंगा जल से स्नान कराने के बाद तिलक चंदन कर पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया गया। लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अगले साल 18 जनवरी को मौनी अमावस्या महापर्व पर 1108 पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक किया जाएगा। ये जानकारी महात्मा श्री राम भिक्षुक धर्म जागरण सेवा समिति के सदस्यों ने प्रेस क्लब पहुंचकर दी। पत्रकारों को संबोधित कर रहे सदस्यों ने बताया कि चौथे वर्ष इसका भव्य आयोजन नए साल में सरकंडा के साइंस कॉलेज मैदान में करने का निर्णय लिया है। इस मौके पर पोस्टर का विमोचन किया गया। आयोजन की तैयारियों पर चर्चा करते हुए बताया कि धार्मिक संस्कृति के संवर्धन और आध्यात्म से लोगों का जुड़ाव बढ़ाने हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जिससे विशाल रुद्राभिषेक की गरिमा और ख्याति लगातार बढ़ती जा रही है। यह कार्यक्रम साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा। इसमें समिति के सदस्य सब लगे हुए हर साल करते हैं। धीरे धीरे हर साल उसकी गरिमा बढ़ते जा रही है। उसमें कई तरह के कार्यक्रम होंगे। जैसे कार्यक्रम बारे में हमारे डॉक्टर प्रदीप शुक्ला जी है, जयश्री शुक्ला जी है, ओम जी है, अपर्णा जी, इन्होंने बताया है और बाकी लोगों ने आपको ये है इसके बारे में जानकारी दी है। तो वही जो ये है रुद्राभिषेक होने वाला था, उसका पोस्टर विमोचन के लिए हम लोग यहाँ आज हुए हैं। साथ में आप लोगों से पत्रकार भाइयों से रूबरू हो रहे हैं।